हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? फाइनली पेपर खत्म हो गए आज। चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आज। अरे सर, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहां बने सर, अभी तो सीए फाउंडेशन पूरा हुआ है। कोई बात नहीं, पहला चरण पूरा हो गया है। आवर फर्स्ट स्ट्रॉन्ग स्टेप हैज मूव फर्दर। क्विकली कमिंग टू द टॉपिक, इकोनॉमिक्स का पेपर जैसे हम लोग अनवील करते हैं हर बार, तो आइए हम लोग इकोनॉमिक्स का पेपर अपना शुरू करते हैं। आज मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका कोड है PQN, और हम लोग खटाखट अपना क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इफ क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन टू प्रोडक्ट्स इज जीरो। जीरो है क्या? क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी मतलब एक्स का प्राइस तो वाई की क्वांटिटी, एक का प्राइस ऊपर होगा तो दूसरे की क्वांटिटी में क्या फर्क पड़ेगा? तो कह रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो। इसका मतलब द गुड्स आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, नो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, नो, टोटली अनरिलेटेड, यस, एंड कॉम्प्लीमेंट्स टू ईच अदर, नो। तो हमारा सही आंसर हो गया टोटली अनरिलेटेड। ये हमारा क्वेश्चन मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 2 में देखिए साफ दिख रहा है, दिया हुआ है, इफ टू गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी बिटवीन देम इज जीरो। तो इसका मतलब फिर से हम लोग ये चीज प्रूव कर रहे हैं कि मॉड्यूल से एग्जैक्ट क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। वी जस्ट हैव टू स्टडी द मॉड्यूल वेरी वेरी केयरफुली। टपी हुई लाइन आ रही है? क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द टर्म entrepreneur in economics refers to? Production, risk bearing, innovation, only owns the land, no, head of the marketing, no, investor in machinery and products, no. Option number A is right. It's given in your module on page number 3.10. आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखें। Dash capital performs its functions in production in a single use, okay, and is not available for further use. जैसे फिक्स कैपिटल होती है उसको फर्दर यूज बार बार करते हैं, वो कौन सी कैपिटल है जो सिंगल टाइम यूज होती है? रियल कैपिटल को भी वी कैन सी, फील एंड टच। रियल कैपिटल सिंगल भी हो सकती है, फर्दर भी हो सकती है, टेंजिबल, सर्कुलेटिंग, इनटेंजिबल। ओके, सर्कुलेटिंग इज द बेस्ट आंसर, क्योंकि सर्कुलेटिंग कैपिटल जैसे रॉ मटेरियल हो गई वो केवल सिंगल यूज में आती है। सिंगल यूज वर्ड एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज, मेरे हिसाब से ये भी आपका मॉड्यूल का ही वर्ड है। ये देखिए सर्कुलेटिंग कैपिटल में क्या लिखा है, सिंगल यूज एंड इज नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज। नॉट अवेलेबल फॉर फर्दर यूज क्लास में पढ़ाया गया था, सिंगल यूज और लिखवा दूं यहाँ पे, अच्छा रहेगा। कैन यू सी दैट गाइस? हाँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, इट्स गिवन टू अस ऑन पेज नंबर 3.9। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं अब। Which of the following is the effect of non-price determinants on the leftward shift in the demand curve? Leftward shift in the demand curve मतलब डिमांड कर्व ही पूरा पूरा लेफ्टवर्ड हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था, लेफ्टवर्ड शिफ्ट ही हो रहा है। Which of the following is the effect of non-price determinant, यानी कि प्राइस की बात ही नहीं कर रहे हैं ये, on the leftward shift in the demand curve, यानी कि थोड़ा सा और समझा रहा हूं, प्राइस जितना था उतना ही है, उसी प्राइस पे हमारा क्वांटिटी कम हो गई। ठीक है, राइज इन द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का प्राइस राइज हो जाएगा तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, ये तो डिमांड घट रही है। राइज इन द प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हो गया पेन और इंक, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ेगा तो हम जो कॉम्प्लीमेंट हैं उसकी डिमांड घट जाएगी।
तो ये होगा, आई थिंक बी अभी तक सही आंसर है। आगे देखें, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स, इंक्रीज इन नंबर ऑफ बायर्स से तो बेटा डिमांड बढ़ जाती है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, हमारी डिमांड यहाँ घट रही है। एन एक्सपेक्टेशन दैट प्राइस विल राइज इन फ्यूचर, प्राइस विल राइज इन फ्यूचर से भी डिमांड घट जाती है, लेकिन ये प्राइस की बात हो रही है, फ्यूचर की बात हो रही है, इससे भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन डिमांड कब आ जाता है, बट आई थिंक बी आंसर इज द बेस्ट आंसर। तो 4 का आंसर हो गया बी। ठीक है, पेज नंबर 2.79 में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। क्वेश्चन नंबर 5, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। रिकॉर्ड तो होती है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। देखिए, नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बुक्स एंड अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती है, तो ए फिलहाल सही है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रिलेट्स टू सैक्रिफाइस ऑल्टरनेटिव्स, हाँ ये सही है, लेकिन नॉट पूछ रहा है कि क्या नहीं सही है। रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी, यस यस यस। इज अ यूजफुल कॉन्सेप्ट इन लॉन्ग टर्म कॉस्ट कैलकुलेशंस, यस, बट ये नो है और वो नो ही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद आ जाएं, इज गिवन इन पेज नंबर 3.36। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। परफेक्ट कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन मतलब वही n नंबर ऑफ बायर्स एंड n नंबर ऑफ सेलर्स। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। देखो, सबसे बड़ा गेम वही है, बच्चे के दिमाग में चल रहा होता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू पूछा गया है, बल्कि पूछा क्या गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ऑल फर्म्स इन द इंडस्ट्री आर इन इक्विलिब्रियम, सभी इक्विलिब्रियम में होंगी, ये तो ट्रू है। ऑल फर्म्स आर अर्निंग सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स, परफेक्ट कंपटीशन में कहां सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, नॉट ट्रू। प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट is supplied by the industries equal to the quantity demanded for the customers, ये तो ट्रू है। प्राइस टेकर्स होते हैं ना, प्लांट आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन, ये भी ट्रू है, तभी तो परफेक्ट कंपटीशन होगा। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अ मार्केट कैरेक्टराइज्ड बाय स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स। कितनी अच्छी लैंग्वेज देखिए, स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज बायर्स मतलब 2 3 4 बड़े बड़े बायर्स हैं, दैट्स इट। 2 3 4 बड़े बड़े बायर्स हैं। ये हमारे मार्केट चैप्टर के लास्ट पेज पे दिया हुआ था, ओलिगोनॉप्सी। ठीक है ना। पेज नंबर 4.62। जैसे मोबाइल टावर, मोबाइल टावर खरीदने वाले कितने कंपनीज हैं, 3 4 5, दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 8, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी कॉन्ट्रैक्ट एट द फ्यूचर रेट। पहली बात तो फॉरेन करेंसी, दूसरा इन्होंने कहा फ्यूचर रेट। इज नोन एज फॉरवर्ड मार्केट, यस। रेगुलेटेड मार्केट, उसमें कोई फ्यूचर रेट वाली चीज नहीं होती है। रिटेल मार्केट, नो। स्पॉट मार्केट, नो। ठीक है, 8 क्वेश्चन हो गए। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9। इन अ मोनोपोली मार्केट में when ATC is greater than AR, average total cost is greater than AR। बहुत सिंपल सी बात है, देखो यार, cost is greater than AR, cost is greater than AR। अगर cost AR से greater है तो हमें मालूम है यार लॉस होगा, सीधे आंख से देख लो, फर्म विल इंकर लॉसेस। हमारा आंसर 9 का क्या हो गया, डी हो गया। 10th, the cross elasticity of demand for monopolist product and any other product is। देखिए, क्रॉस इलास्टिसिटी वर्ड बोली इन्होंने और मोनोपोली वाले की बोली है, यानी कि मोनोपोली का प्राइस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो डिमांड किसी दूसरे प्रोडक्ट की क्या होती है, क्रॉस इलास्टिसिटी की बात हो रही ना। क्रॉस इलास्टिसिटी में एक्स का प्राइस कम या ज्यादा होता है तो वाई की डिमांड कम या ज्यादा होती है, और मोनोपोली केस में कुछ होना ही नहीं है। जैसे रेलवे का प्राइस कुछ भी ऊपर नीचे हो जाए
उसकी डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ना है, किसी दूसरी चीज की प्राइस ऊपर नीचे हो जाए, रेलवे की डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो द क्रॉस इलास्टिसिटी जीरो होनी चाहिए। देखिए डी में जीरो है, जीरो और वेरी स्मॉल, ठीक है। उसके बाद आ जाएं क्वेश्चन नंबर 11। ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब होता है जो हमारे रोजमर्रे की वर्किंग हो रही है उसमें हमारा सरप्लस कैसे आएगा। जब रेंट रिकवर कर ले यस, इंटरेस्ट रिकवर कर ले यस, कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज रिकवर कर ले। एम्प्लॉयज का कॉम्पनसेशन ऑपरेटिंग सरप्लस में नहीं आता, तो इसकी वजह से ये गलत हो जाता है। जब रेंट रिकवर कर ले यस, इंटरेस्ट यस, प्रॉफिट यस। हाँ, बी फिलहाल सही है, रेंट प्रॉफिट कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज, फिर ये गलत हो गया एम्प्लॉयज की वजह से। रेंट इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, टैक्सेस की वजह से रॉन्ग हो गया, तो हमारा आंसर 11 का बी हो गया। पेज नंबर 6.8 पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं ये देखिए, डेटा आ गया कुछ। यूज द फॉलोइंग डेटा टू आंसर द क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ऑपरेटिंग सरप्लस 2500, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 1500, रेंट प्रॉफिट इंटरेस्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मतलब डेप्रिसिएशन, एंड कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉयज। ठीक है, इतना डेटा हम लोग को दिया हुआ है। क्या पूछा है इन्होंने, कैलकुलेट जीडीपी एफसी। तो जीडीपी एफसी का फॉर्मूला लिखिए। कह रहे हैं कैलकुलेट जीडीपी एफसी। हम लिटिल कॉफिंग, अनवेल, थोड़ा सा, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, आइए करें। जीडीपी एफसी का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है जीडीपी एफसी का एनडीपीएफसी प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट इज डेप्रिसिएशन। लेकिन अब अपने को क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपीएफसी निकालना पड़ेगा। एनडीपीएफसी का फॉर्मूला क्या है, प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। मतलब क्या हुआ, 1000 प्लस 2500 प्लस 1500, ये कितना हो गया हमारा 5000। तो एनडीपीएफसी आ गया हमारा 5000 प्लस फिक्स्ड कैपिटल का कंजम्पशन हो गया 300, तो हमारा आंसर आ गया 5300। तो हमारे 12th का आंसर क्या आ गया। देखिए ये बहुत टेक्निकल टॉपिक है, कुछ लोग डेप्रिसिएशन ऐड करे बिना कहेंगे कि भाई आंसर 5000 लिख दो, लेकिन ये गलत हो जाएगा। आंसर आंसर 5300 होगा, क्योंकि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 5000 आएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में डेप्रिसिएशन ऐड करना पड़ेगा, 5300 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13, कैलकुलेट जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी इज इक्वल टू जीडीपी एफसी प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो आंसर क्या हो गया हमारा 5300 प्लस टैक्सेस कितने थे 400। तो आंसर कितना आ गया 5700। हमारा आंसर हो गया ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, कैलकुलेट रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी इज 450 एंड प्राइस इंडेक्स इज 120। अच्छा, फॉर्मूला याद है आप लोग को, रियल जीडीपी इज इक्वल टू नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स इंटू 100। 450 बटे प्राइस इंडेक्स है 120, 120 इंटू 100।
इज इक्वल टू 375। आंसर हो गया सी। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15, टॉबिन। टॉबिन साहब आपको याद होंगे, अंडरलाइन करवाए थे टॉबिन। क्यों भाई, याद है ना टॉबिन, है ना? क्या कहा था आएगा एग्जाम में? टॉबिन इज द थ्योरी ऑफ लिक्विडिटी प्रेफरेंस फंक्शन, फ्रेम द रिलेशनशिप बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो टॉबिन साहब ने तो इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी के बीच में रिश्ता निकाला था। सीधे देख लो इंटरेस्ट और डिमांड फॉर मनी कहां है, सी ऑप्शन में दिया हुआ है। क्लियर कट आंसर आ गया हमारा, पेज नंबर 8.15 पे दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, गिवन द रिक्वायर्ड रिजर्व रेशियो इज 8%। अगर रिजर्व रेशियो 8% हो तो 100 डिवाइड बाय 8 होता है 12.5, और दूसरा है 12.5, यानी कि 100 डिवाइड बाय 12.5 इज इक्वल टू आंसर 8। आंसर होगा 12.5 और 8, 16 का आंसर हो गया ए। ठीक है, 16 का आंसर ए हो गया। उसके बाद आ जाए हम लोग 17 में आ जाए। 17th क्वेश्चन में आ जाइए। विच इक्वेशन एक्यूरेटली रिप्रेजेंट द एक्सपैंडेड वर्जन ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। एक्सपैंडेड वर्जन में तो एम बी और एम डैश वी डैश वाला आंसर होगा, तो 17 का आंसर हमारा सी हो गया। तो क्लियर है फ्रॉम द मॉड्यूल, आपको याद ही होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 शुरू करते हैं। स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कैन बी क्लोजली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। देखो यार, आदमी स्पेकुलेशन काहे के लिए करता है? सट्टाबाजारी करता है पैसे कमाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए, है ना? तो स्पेकुलेटिव डिमांड ऑफ मनी कैन बी क्लोजली लिंक्ड टू अनफॉरसीन एंड अनप्रेडिक्टेबल कंटिजेंसीज। बुरे वक्त के लिए स्पेकुलेशन नहीं करता है, करंट ट्रांजैक्शंस के लिए स्पेकुलेशंस नहीं करता है, मिसमैच बिटवीन रिसीट एंड हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए नहीं करता है, अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए ही यहाँ सट्टाबाजारी करता है ना? पैसा कमाई करने के लिए, पैसा कमाई करने के लिए। तो इस चीज को जरा फिर से देखिए आप, 18 का आंसर हमारा डी हो गया। 19th, which of the following is not a channel of monetary policy transmission? Which of the following is not a channel of monetary policy transmission? Not, नॉलेज पे नहीं फंसा रहे हैं, ट्रिक्स पे फंसा रहे हैं। तो सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट चैनल मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन होता है, कैश फ्लो चैनल होता है, एक्सचेंज रेट चैनल होता है। ओपन मार्केट इज नॉट अ चैनल फॉर मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। ट्रिकी क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस कई बच्चों के रॉन्ग हो जाएंगे। क्वेश्चन पेपर फिलहाल मजे का ट्रिकी है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डज अ ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंप्लाई? देखिए, एक ब्राउन फील्ड होता है, ग्रीन फील्ड होता है। ग्रीन फील्ड होता है इंटायरली न्यू प्रोजेक्ट टेकअप करना, ब्राउन फील्ड होता है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को ही डेवलप कर ले जाना। ठीक है, तो साफ दिख रहा है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बाय मींस ऑफ मर्जर्स, एक्विजिशन एंड लीजिंग। तो 20 का आंसर हो गया बी। आइए 21 में आ जाएं। विच सेक्टर अकाउंट फॉर द लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई इनफ्लोज इन इंडिया? लार्जेस्ट रिसिपिएंट ऑफ एफडीआई, विच सेक्टर, कौन सा सेक्टर है? तो हमें मालूम है इस समय लार्जेस्ट एफडीआई सर्विस सेक्टर में आ रही है, यस। बी मैन्युफैक्चरिंग, नो। प्राइमरी, नो। सेकेंडरी, नो। सर्विस सेक्टर इज द हमारा लार्जेस्ट सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन 21 हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ मेजर रिफॉर्म? ओफो, मेजर रिफॉर्म पूछता है कोई आदमी, ये कह रहे हैं नॉट अ मेजर रिफॉर्म। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग 1980s इन इंडिया। 1980s में क्या डी लाइसेंसिंग हुई थी? हाँ हुई थी। फॉर्मेशन ऑफ सेबी हुआ था? हाँ हुआ था। डीमोनेटाइजेशन हुआ था? नहीं हुआ था। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉडवैट हुआ था, मॉडिफाइड वैल्यू एडेड टैक्स 1980s। दिस इज टू बी चेक्ड। मॉडवैट 1980 में कहां से हुआ था? मॉडवैट बस थोड़ा सा याद कम आ रहा है, लेकिन ठीक है 1980s के आसपास मॉडवैट था। आइए 1 मिनट में मॉड्यूल चेक कर लेते हैं।
तो देखिए यहां दिया हुआ है इनका आंसर, अर्ली रिफॉर्म्स ऑफ 1980s में से है मॉडबैट। तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम लोग का आंसर जो है 22 का डीमोनेटाइजेशन अवेलेबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद आए क्वेश्चन नंबर 22 के बाद क्वेश्चन नंबर 23, विच इनिशिएटिव ऑफ द नीति आयोग is a one-stop destination for all information on electric vehicles? शून्य कैंपेन, नो। ई अमृत, यस, क्योंकि वो है ना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक ही होता है ना। मिथेनॉल इकोनॉमी, नो। लाइफ, नो। ई अमृत इज ओके। क्वेश्चन नंबर 24, मेक इन इंडिया 2 फोकसेस ऑन, ये रटा हुआ क्वेश्चन है मॉड्यूल का ही, 15 मैन्युफैक्चरिंग एंड 12 सर्विस सेक्टर्स। ठीक है, मॉड्यूल का है, आप देख लीजिएगा, इट्स गिवन इन मॉड्यूल। नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन 25, which of the following industries is included in the 8 core sector assessed by index of industrial production IIP? तो it's on pharmaceuticals, no। वो है ना कोर सेक्टर में कोल आएगा। टेक्सटाइल, नो। कोल, यस। टूरिज्म, नो। 25 क्वेश्चंस पूरे हुए पहला पड़ाव पूरा हुआ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाएं। The product of price quantity ratio at a particular point on a demand curve and reciprocal of the slope of the demand line is called, ये तो बहुत इजी है हमारे हिसाब से। एट a particular point वर्ड लिखा ही है इन्होंने, तो ये पॉइंट इलास्टिसिटी होगा। कंसिडर द इंडिफरेंस कर्व्स गिवन बिलो, व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम द रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड गुड वाई? यार ये इंडिफरेंस कर्व वही वाला है जो आपको पढ़ाया हुआ है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, एक्स और वाई में कोई रिश्ता ही नहीं है। ये क्या बता रहे हैं, सुने आइए। गुड एक्स एंड वाई आर परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, नो। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, नो। अरे परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में तो याद करो 90 डिग्री वाला डायग्राम होता है ना। रिलेशनशिप बिटवीन गुड एक्स एंड वाई इज लॉजिकली एब्सर्ड, यस एब्सर्ड है तभी तो ये ऊपर नीचे हो रहा है। गुड एक्स एंड वाई आर सेम, नहीं ये भी नहीं होगा। तो अवर सी आंसर इज राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 28, when even after an increase in price total revenue remains the same, the demand is said to be, अच्छा प्राइस बढ़ गया है फिर भी डिमांड सेम है, प्राइस बढ़, तो प्राइस के बढ़ने के बावजूद डिमांड अगर सेम है, तो अगर मान लो प्राइस बढ़ा 10%, क्वांटिटी घटी 10%, रेवेन्यू सेम है, डिमांड नहीं, रेवेन्यू, तो यानी कि यूनिटरी इलास्टिक होगा। ठीक है ना, मतलब रेवेन्यू उतना ही रहेगा। प्राइस 10% घट गया, डिमांड 10% बढ़ गई, तो रेवेन्यू उतना ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ दीज इज करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ आर्क इलास्टिसिटी? अरे यार ये तो इजी है ना। आर्क इलास्टिसिटी इनमें से कौन सा है? P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1 इंटू Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1। देखिए हमेशा शुरू कहां से होता है? Q2 माइनस Q1 से, ठीक है ना। तो 20 का 9 का आंसर ये हो गया, Q2 माइनस Q1 अपॉन Q2 प्लस Q1 इंटू P2 प्लस P1 अपॉन P2 माइनस P1। सी आंसर सही हो गया। ठीक है, बहुत टेढ़े तरीके से दिया है, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा, टाइम लग जाएगा उसका बहुत ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 30,
फर्स्ट डिग्री प्राइस डिटर्मिनेशन, फर्स्ट डिग्री के बारे में हम लोग को पता ही है। फर्स्ट डिग्री प्राइस डिटर्मिनेशन जो है वो ईच इंडिविजुअल कस्टमर के साथ होता है। 31 में आ जाएं, किंग डिमांड कर्व। किंग डिमांड कर्व is the scenario for oligopoly. What happens when a firm raises its price above the prevailing level? अगर एक आदमी ने अपना प्राइस बढ़ाया तो दूसरा आदमी अपना प्राइस नहीं बढ़ाएगा। ना बढ़ाने से उसका क्या होगा? इट विल लूज द मार्केट शेयर। 31 का आंसर हो गया सी। 32, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 1, प्राइस इलास्टिसिटी अगर 1 है तो रेवेन्यू, प्राइस इलास्टिसिटी 1 का मतलब हो गया कि दोनों लोग बराबर ऊपर नीचे हो जाएंगे, तो मार्जिनल रेवेन्यू नया कुछ भी नहीं होगा। तो 32 का आंसर हो गया ए। ठीक है ना, 32 का आंसर हो गया ए। उसके बाद आ जाए 33। ठीक है, 33, कंसिडर अ मोनोपोली सेलिंग इन 2 मार्केट्स एट अ प्राइस ऑफ 60. Elasticity of demand in market A is 5 and in market B is 6. Calculate the marginal revenue in both markets and determine which market should receive more output. So market A is equal to 60, 1 minus 1 by 5 is equal to 60 into 0.8, 8 6 the 48. ठीक है ना, मार्केट बी क्या हो जाएगा? 60 माइनस 1 minus 1 by 6 is equal to 60 into 0.833 is equal to 50. तो एक का आंसर हो गया 48, एक का आंसर हो गया 50। 48 और 50 हमारा सही आंसर हो गया। देखिए पूरा कैलकुलेशन आपको करके बता दिया, थोड़ा फास्ट बताया। क्वेश्चन नंबर 34, which characteristics is shared by monopoly and monopolistic competition but not by perfect competition? मोनोपोली में होता है, मोनोपोलिस्टिक में भी होता है, लेकिन परफेक्ट में नहीं होता है। ये लोग प्राइस हाई महंगा बेचते हैं। सी आंसर इज राइट। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following factor of production is not included in calculating national income? Not included, नेशनल इनकम में पेंशन ऑफ द रिटायर्ड वर्कर्स नहीं इंक्लूड होती है, वेजेस होती है, ये होता है, ये होता है। तो 35 का आंसर हो गया ए। ओके, 36, if marginal propensity to consume is 0.6 and marginal propensity to import is 0.04, then what is the value of the foreign trade multiplier? Okay, तो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर का फॉर्मूला क्या हो गया? K is equal to 1 upon 1 minus marginal propensity to consume plus marginal propensity to import। ठीक है, तो 1 होल अपॉन 1 माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम दी हुई है 0.6 प्लस 0.04 इज इक्वल टू 1 अपॉन 0.44 इज इक्वल टू 2.27। आंसर हमारा बी हो गया है 36 का। ठीक है, 37, if net factor income from abroad is negative then of course यार ये तो इजी है, जीएनपी एमपी स्मॉलर होगा। ठीक है, इजी है, आगे चलते हैं। 38, national income of the economy is either consumed or saved is equal to the अगर नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी इज either consumed
और सेव, तो इट विल बी इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई होगा, ठीक है। गिवन द सेविंग फंक्शन इज S इज इक्वल टू -20 प्लस 0.5y, एन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट I is equal to 100, I is equal to 100 crores, what is the consumption? तो इसके लिए हम लोग को फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना, S is equal to -20 plus 0.5y, I इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 100 CR। तो आई रख दें इसको, -20 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 100, y इज इक्वल टू 240, c इज इक्वल टू y माइनस s, 240 माइनस 100 इज इक्वल टू 140, ठीक है। ये हमारा 39 हो गया। आगे आ जाएं। व्हाट इज नेट डिविजिबल पूल? कॉमन पूल होता है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया जाता है। टोटल फंड्स फ्रॉम विच लोन्स कैन बी टेकन बाय वेरियस स्टेट्स, नो। टोटल लोन्स रिकवर्ड फ्रॉम IMF टू बी डिवाइडेड अमंग द सेंटर एंड द स्टेट्स, नो। Distribution of total revenue of nation among various sectors of the economy, no. Gross tax revenue which is distributed between the center and the state, yes. Use below the data for question number 41 and 42. Revenue receipts 25,000 crore, expenses on revenue 30,000 crores, expenses on capital 30,000 crores, estimated revenue 60,000 crore, estimated total revenue 54,000 crores. Calculate the budgetary deficit. बजटरी डेफिसिट कैलकुलेट करना है हम लोगों को इस डेटा से, ठीक है। बजटरी डेफिसिट का फॉर्मूला देखिए हम लोग को पता ही है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। टोटल एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 60,000 करोड़ माइनस टोटल रेवेन्यू दिया है 54,000 करोड़, तो आंसर हो गया हमारा 6,000 करोड़, ठीक है। कैलकुलेट द रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट हमारा कितना हो जाएगा, रेवेन्यू रिसीट्स एक्सपेंसेस कैपिटल 42 हो गया हमारा। डेफिसिट पूछ रहे हैं, डेफिसिट तभी होता है जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं माइनस रेवेन्यू। तो 30,000 करोड़ माइनस 25,000 करोड़ इज इक्वल टू 5,000 करोड़। 42 का आंसर है 3। लेजोस्फीयर एडवोकेटेड, लेजोस्फीयर का मतलब होता है फ्री मार्केट, ठीक है। मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तभी तो फ्री मार्केट होगी, यस। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट स्पेंडिंग से कोई लेना देना होता नहीं है। मोर एक्टिव फिस्कल पॉलिसी से कोई लेना देना है नहीं। इंक्रीजिंग टैक्सेस से कोई लेना देना नहीं। तो मिनिमम गवर्नमेंट इंटरफेरेंस से हमारा लेजोस्फीयर आ गया। इन इंडिया पब्लिक सेक्टर इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स? पब्लिक सेक्टर्स इज लिमिटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स, ठीक है। रेलवे ट्रांसपोर्ट, आर्म्स एंड एम्युनिशन। आर्म्स एंड एम्युनिशन तो प्राइवेट लोग थोड़े थोड़े बनाने लग गए। रेलवे एंड एटॉमिक एनर्जी, हाँ। एटॉमिक एंड आर्म्स, आर्म्स फिर वही चीज हो गई। हैजार्डस केमिकल्स कई लोग बनाते हैं, नैरोकोटिक ड्रग्स कई लोग बनाते हैं। तो 44 का आंसर भी हो गया। 45 prudential norms of accounting in respect of classification, assets disclosure, bad debt in case of commercial banks। तो कह रहे हैं क्या, मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स हैं हमारे, मॉनेटरी रिफॉर्म्स और फिस्कल सेक्टर रिफॉर्म्स। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर बी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 46 में आ जाएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूनिक फीचर ऑफ ग्रोथ ट्रैजेक्टरी? कौन सा यूनिक फीचर है ग्रोथ ट्रैजेक्टरी ऑफ द इंडियन इकोनॉमी का? क्वेश्चन नंबर 46। ग्रोथ ट्रैजेक्टरी से क्या क्या चीजें, शिफ्ट फ्रॉम सर्विसेज टू एग्रीकल्चर सेक्टर, इससे तो नहीं होता है कोई चीज। शिफ्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू सर्विस, नो। शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू मैन्युफैक्चर, ये फिर भी थोड़ा ठीक है।
शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू सर्विस, हाँ इससे ग्रोथ चकाचक होती है, ये यूनिक फीचर है। हमारी इकोनॉमी में सब लोग अब सर्विस सेक्टर की तरफ जा रहे हैं। 47, which of the following taxes has not been replaced by goods and service tax? तो ये कौन कौन सी चीजें हैं, कह रहे हैं which of the following taxes has not been replaced by the goods and service tax? पहला ए ऑप्शन, ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए ऑप्शन इज वैट, बी ऑप्शन इज इनकम टैक्स, सी ऑप्शन इज एक्साइज ड्यूटी एंड डी ऑप्शन इज सर्विस टैक्स। ठीक है, तो चार चीजें आ रही हैं हमारे सामने। Which of the following taxes has not been replaced by goods and service tax? रिप्लेस नहीं हुआ है, कौन सी चीज रिप्लेस नहीं हुई है? एक्साइज ड्यूटी अभी भी चल रही है, ये रिप्लेस नहीं हुई है। 48 में आ जाएं। How many crops are mandated to receive price support through minimum support price? Size price support to minimum support price. MSP क्या चीज है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस होती है। हाउ मेनी क्रॉप्स आर मैंडेटेड, कितने क्रॉप्स मैंडेट हो गए हैं? 22 क्रॉप्स मैंडेट हुए हैं। ठीक है। 49, price of the product is 100 per unit, it falls by 20%, it increased by 120 units. The price elasticity of demand is -1. The new quantity demanded due to the fall is, वर्किंग करनी पड़ेगी। तो फॉर्मूला हम लोग को मालूम ही है, आइए लिखें। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो -1 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज अपॉन -20%। ठीक है, तो Q1 इज इक्वल टू 120 इंटू 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू 600 यूनिट्स। ठीक है, ट्वेंटी अपॉन 100 इंटू Q1 इज इक्वल टू 120, तो 600 प्लस 120 से हमारा आंसर आ जाएगा 720 यूनिट्स। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 50, other things being equal, the demand for good and the price of its complement has, I repeat, ceteris paribus, डिमांड और प्राइस, प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ती है, इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो गए, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग। प्रीडोमिनेंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी एंड रिजल्टिंग इन एफिशिएंसी एंड डिलेज व्हिच में लीड टू करप्ट रेड टेपिज्म इज अ डीमेरिट ऑफ सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, चैप्टर 1 में पढ़ाई हुआ है हम लोगों ने। कंज्यूमर सरप्लस इज व्हाट अ कंज्यूमर इज रेडी टू पे ओवर व्हाट ही एक्चुअली पेज, रेडी टू, यस यही कंज्यूमर सरप्लस होता है। क्लियर है हम लोग को, बाकी चीजें आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ सप्लाई इलास्टिसिटी? सप्लाई इलास्टिसिटी में पॉइंट इलास्टिसिटी होता है, यस। इन इलास्टिसिटी नहीं, आर्क इलास्टिसिटी यस, परफेक्टली इन इलास्टिसिटी नो। तो 53 का आंसर हो गया हमारा बोथ 1 and 3। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO? नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO, ठीक है ना, WTO के ऑब्जेक्टिव नहीं है टू सेट enforce rules of international trade, which of the following is not लिखा इन्होंने। तो ये तो रूल होता है मेंटेन सीक्रेसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, ये कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। रिजॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, वर्ल्ड ट्रेड तो ट्रेड करेगा ही करेगा, टू रिजॉल्व इतना। ठीक है, तो अपना आंसर बी है, नॉट पूछा है ना। 55, state policy aims to protect domestic producers against foreign competition through the use of tariff quotas and non-tariff policy instruments is known as, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ना, तो प्रोटेक्शनिज्म ही होगा, प्रोटेक्शनिज्म। ठीक है ना, प्रोटेक्शनिज्म के बाद क्वेश्चन नंबर 56 में आ जाए। कौन सी फॉरेन करेंसी है
जो मेन व्हीकल करेंसी है ऑफ कोर्स यूएस डॉलर। 57 व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ काउंटरवेयरिंग ड्यूटीज। काउंटरवेयरिंग ड्यूटीज फॉरेन कंट्री के एक्स्ट्रा टैक्सेस को न्यूट्रलाइज करती है, ये देखिए, ठीक है ना। तो 57 का आंसर बी हो गया। When a foreign investor has excuse me no previous experience in case of foreign direct investments, तो वो किसी के साथ हाथ मिलाता है existing business in the home country in the form of joint venture, तो उसको conglomerate FDI कहते हैं। conglomerate मतलब किसी के साथ हाथ मिलाना। A curve which shows all different combination of input that can be produced at the same level of output is known as isoquants, है ना। Which of the following is core characteristics of oligopoly? ओलिगोपोली की कोर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? Which of the following is efficient allocation of resources? तो ओलिगोपोली में कुछ नहीं होता। लीज एडवर्टाइजिंग कुछ नहीं। यूनिक प्रोडक्ट कुछ नहीं। इंटरडिपेंडेंस यस। 61 if the output increases from 60 to 70 units leading to an increase in total revenue from 100 to 120, what is the marginal revenue? आइए वर्किंग करते हैं। इफ आउटपुट इंक्रीजेस फ्रॉम 60 टू 70, 10 यूनिट से चेंज हो गया, टोटल रेवेन्यू 20 यूनिट से चेंज हो गया। मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 आंसर हो गया हमारा, ठीक है। टोटल सप्लाई ऑफ लैंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इकोनॉमी। मतलब लैंड जो होता है वो इनइलास्टिक है। लैंड क्या है? इनइलास्टिक है। इसका मतलब ये हो गया कि इट्स सप्लाई इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डिमांड। अरे नहीं यार, सप्लाई थोड़ी बढ़ती है इसकी। इट सप्लाई अनअफेक्टेड यस। सप्लाई डिक्रीजेस नो। सप्लाई इंक्रीजेस नो। बी इज द राइट आंसर। मार्केट्स वेयर फर्म बाय द रिसोर्सेज दे नीड लाइक लैंड, लेबर एक्सेट्रा आर कॉल्ड। सभी चीज के लिए उसको फैक्टर मार्केट कहते हैं। Which of the following is not a characteristic of contraction? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फॉल इन इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्शन थोड़ी होता है। Which of the following is not a characteristic? फॉल इन लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट से तो कॉन्ट्रैक्शन होगा। फॉल इन एम्प्लॉयमेंट लेवल, ये भी नॉट नहीं है। डिक्रीज इन इनपुट डिमांड पुल से भी नहीं होगा। बैंक रेट एक्सपेंशन बैंक रेट बढ़ेगा तो उससे कॉन्ट्रैक्शन क्यों होगा? तो ये नॉट हो गया। 65 which of the item is not included in calculating national income? Interest and consumption loan is not included, ठीक है। Which of the following is not a lagging economic indicators? ये भी रेक्टिफिकेशन वाली चीज है। Changes in stock price. Refer to the following data. Sales 1000 crores, depreciation 70 crores, opening stock 100 crores, closing stock 90 crores, GST 100 crores and intermediate consumption 440 crores. Based on the above data, compute the gross value added at market price, ठीक है ना। तो ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो देखिए कह रहे हैं फ्रॉम द अबव डेटा कंप्यूट द ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस, ठीक है। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट द मार्केट प्राइस के लिए सबसे पहले हमको चाहिए चेंज इन स्टॉक 90 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 10, ठीक है। उसके बाद आ जाएं वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू 1000 माइनस 10 इज इक्वल टू 990। तो जीवीए एमपी हो जाएगा 990 माइनस 440 जो इमीडिएट कंजम्पशन है, आंसर विल बी 550, ठीक है। तो 550 हमारा आंसर हो गया। 67 के बाद हमारा क्वेश्चन आता है 68। 68 क्या कह रहा है? 68 is saying
Which of the following is not one of the three main economic goals for any nation? Which of the following is not कह रहे हैं, ठीक है ना। सारे क्वेश्चन सारे गेम नॉट वाले ही आ रहे हैं हमारे सामने। आईसीआई ने यही बवाल किया एक बार। मैक्रो इकोनॉमिक गोल्स, यूनिवर्सल एजुकेशन टू ऑल, तो कुछ याद आ नहीं रहा है, ऐसा कुछ था। इकोनॉमिक गोल थे, यस। हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट था, यस। प्राइस स्टेबिलिटी था, यस। अब देखो एम्प्लॉयमेंट को कौन काटेगा, एजुकेशन को कौन क्रॉस करेगा, कोई नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन 68। क्वेश्चन नंबर 69 क्या कह रहा है? स्टैगफ्लेशन इज, स्टैगफ्लेशन मतलब प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, डिमांड भी बढ़ रही है। गैलपिंग इन्फ्लेशन को स्टैगफ्लेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टैगफ्लेशन इज increasing taxes leading to reduced disposable income, no. Economic situation where inflation and unemployment exist side by side, yes. तो 69 का आंसर फिलहाल भी ठीक लग रहा है, जब तक इससे और अच्छा आंसर नहीं आ जाता है। Easy transmission of economic instability, no. Improved economic instability, no. तो बी अंधों में काना राजा है, ठीक है, बिकॉज तीन आंसर्स बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 70, जीएसटी इज अ प्रोडक्शन बेस्ड टैक्स, नहीं वो तो एक्साइज होता है। इनकम बेस्ड टैक्स तो इनकम टैक्स होता है। टर्नओवर बेस्ड टैक्स नहीं, वो भी जीएसटी नहीं होता है। कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, यस, जीएसटी इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्सेशन सिस्टम, ठीक है। गवर्नमेंट रिडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लीड्स टू डेड वेट लॉसेस बिकॉज, डेड वेट लॉसेस का मतलब क्या हो गया? डेड वेट लॉसेस का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं हम लोगों का एंटरप्रेन्योरशिप और इंथुजियाज्म कम हो जाएगा। तो देखिए क्या लिखा, इट एक्ट्स एज अ डिसइंसेंटिव टू एंटरप्रेन्योरशिप एंड वर्क। 71 का आंसर हमारा ये हो गया सी, ठीक है। 72 स्टेटमेंट 1, ड्यूरिंग रिसेशन द गवर्नमेंट इंक्रीजेस इट्स एक्सपेंडिचर्स और कट्स डाउन द टैक्सेस, हाँ ठीक है। डेफिसिट बजट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाइल सरप्लस बजट्स टेंड टू स्लो डाउन द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। ये दो बातें आ गई। पूछ रहा है ये कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही है। ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट इंक्रीजेस द एक्सपेंसेस, हाँ भाई, भाई रिसेशन हो गया है तो अब सरकार अपना खर्चा बढ़ाएगी। डेफिसिट बजट्स आर एक्सपेक्टेड टू स्टिमुलेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी, भाई डेफिसिट बजट अगर है यानी कि सरकार ने खर्चा ज्यादा कर दिया है, आमदनी कम है। खर्चा ज्यादा कर रही है सरकार तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी। क्या दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? हाँ दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ टेक्निकल मेजर विद नॉन टैरिफ मेजर्स। लो भाई, नॉन टैरिफ मतलब टैरिफ से रिलेट नहीं कर रहा है। कस्टम फॉर्मेलिटीज नो, शिपिंग रिक्वायरमेंट्स नो, प्रोडक्शन प्रोसेसेस यस, ट्रेड रिलेटेड फाइनेंस नो, ठीक है। तो सी आंसर सही हो गया 73 का। 74, कैलकुलेट द नॉमिनल एक्सचेंज रेट कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या है कंसिडरिंग द फॉलोइंग डेटा? रियल एक्सचेंज रेट 25 है, डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स 140 है, फॉरेन प्राइस इंडेक्स 70 है। तो अपने को नॉमिनल एक्सचेंज रेट का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। रियल रेट इनटू फॉरेन प्राइस इंडेक्स अपॉन डोमेस्टिक प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू 25 इंटू 70/140 1/2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 12.5, ठीक है। देखिए आंसर 1 मिनट में आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि 74 का आंसर बी हो गया। 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट, ठीक है ना। नॉट अ बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड से क्या क्या नहीं होता है। प्रोवाइड्स ग्रेटर स्टिमुलस टू इनोवेटिव सर्विसेज, यस ये होता है। ट्रेड प्रोवाइड्स एक्सेस टू न्यू मार्केट एंड न्यू मटेरियल्स, होता है। अंडर प्रिविलेज कंट्री विल बी लेस वल्नरेबल टू एक्सप्लॉयटेशन, ये नहीं होता, ठीक है ना। तो सी आंसर सही हो गया फिलहाल। अभी डी भी देख लें, इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ आउटपुट, ठीक है। ये तो बेनिफिट होता है ना, मतलब क्वालिटी ऑफ आउटपुट बढ़ती है। वो पूछ रहे हैं क्या नहीं होता है, नॉट पूछ रहे हैं। एबीसी सब कुछ होता है। 76, which of the following is the combination of two policy instruments, quotas and tariffs? इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन है? वो जो टैरिफ वाला चैप्टर था ना, ये वो है, ठीक है। टैरिफ, रेट कोटास, कंपाउंड टैरिफ, मिक्स टैरिफ, अप्लाइड टैरिफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट?
फॉलोइंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में टैरिफ रेट कोटास हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 76 का आंसर ये हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स? नॉट कवर्ड इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स। प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है, फैक्टर प्राइसिंग होती है, जनरल लेवल एंड इंटरेस्ट रेट। देखो जनरल लेवल माइक्रो नहीं हुआ, ये हो गया मैक्रो। ठीक है, ये भी माइक्रो हुआ, तो हमारा नॉट पूछ रहा है ना, एक आइटम मैक्रो है। प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स इज अ डीमेरिट ऑफ विच टाइप ऑफ इकोनॉमी? प्रॉपर्टी राइट्स ओवर ह्यूमन राइट्स, छोटी बात हो रही है। माइक्रो इकोनॉमी यस, मैक्रो नो। कैपिटलिस्ट में ये लोग बिजनेस को ज्यादा ध्यान देंगे, सोशलिस्ट में ह्यूमन पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो 78 का आंसर ए हो गया हमारा, 78 का आंसर ए हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाए 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव स्टेटमेंट? पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है साइंटिफिक, मैथमेटिकल, टेक्निकल। नॉर्मेटिव होता है ह्यूमन रिलेटेड। ठीक है, तो 79 का नॉर्मेटिव स्टेटमेंट क्या है? पब्लिक थिएटर इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये कॉज एंड इफेक्ट है, ये गलत हो जाएगा आंसर हमारा। हायर इंटरेस्ट रेट्स आर सेट बाय द गवर्नमेंट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी विल रिड्यूस द हाउस प्राइस, ये भी नहीं है। कंज्यूमर इनकम ड्रॉप्स, कंज्यूमर विल हैव लीड टू मनी स्पेंड, गवर्नमेंट शुड, अरे ये शुड की वजह से नॉर्मेटिव हो गया ना, व्हाट ऑट टू बी, ऑट टू बी। जो बच्चे पढ़े हैं उनको सबको मालूम है क्या है ये। मैच द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 80। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, कमांड इकोनॉमी, हाई डिग्री ऑफ ऑपरेटिव एफिशिएंसी, इंकरेजेस एंटरप्राइज एंड रिस्क टेकिंग, हाँ ठीक है। सोशलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी सरकार वाली होती है, कमांड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में ऑपरेटिव एफिशिएंसी होती है। तो 1 का सी, 2 का ए और 3 का बी किस में दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 80 में? बढ़िया क्वेश्चन पूछा ये इन्होंने, कठिन भी नहीं है और क्विकली करना भी है। यूज द टेबल टू आंसर टू क्वेश्चन नंबर 81 एंड 82। आउटपुट 0 पे कॉस्ट 270 है, तो ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। आउटपुट 1 पे 370 है, तो दोनों के बीच में 100 हो गया। 370 टू 460 हो गया 90, 460 टू 540 हो गया 80, 540 टू 610 हो गया 70, 610 टू 690 फिर 80 हो गया, 690 टू 780 हो गया 90। यहाँ पे देखो घटने के बाद बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है ना। 81, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट इज, 4 यूनिट्स ऑफ आउटपुट की एवरेज वेरिएबल कॉस्ट चाहिए अपने को। 4 यूनिट्स का मतलब हो गया 610 माइनस 270 डिवाइड बाय 4, 610 माइनस 270 डिवाइड बाय 4, 610 माइनस 270 डिवाइड बाय 4, 85 आंसर आना चाहिए। देखिए दिया है क्या? हाँ 85 दिया है। 81 का आंसर डी हो गया 5। एवरेज फिक्स कॉस्ट ऑफ 3 यूनिट्स हो गई 270 डिवाइड बाय 3, सिंपल आंसर हो गया 270 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 90। 83 पे आ जाए, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट व्हेन ऑल इनपुट्स आर चेंज इन द सेम प्रोपोर्शन इज नोन एज। सारे इनपुट्स चेंज हो रहे हैं सेम प्रोपोर्शन पे, समझ रहे हैं ना बात को आप लोग? जब सारे इनपुट सेम प्रोपोर्शन में चेंज हो गए तो रिटर्न्स टू स्केल आ जाएगी, ये हम लोग ने पढ़ा हुआ है क्लास में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स? नॉट ट्रू विद रिगार्ड टू स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स में हमारा टोटल प्रोडक्शन घटने लग जाता है, क्योंकि डिमिनिशिंग रिटर्न्स है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? बोथ मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर डिमिनिशिंग बट आर पॉजिटिव, हाँ ठीक है।
रैशनल प्रोड्यूसर विल सीक टू प्रोड्यूस विद द रेंज ऑफ दिस स्टेज, हाँ ठीक है, इसी के एंड तक बनाता है। बाय द एंड ऑफ दिस स्टेज टोटल प्रोड्यूसर रीचेस द मैक्सिमम, यस, तभी तो कह रहा है नॉट ट्रू, तो ए नॉट ट्रू है, मतलब बी सही है, सी सही है, डी सही है, ए सही नहीं है, ठीक है। Which of the following factors do not lead to internal economies of scale? Which of the following factors do not lead to? तो do not से पता नहीं कितना है, मतलब इन्होंने 20 में से 20 क्वेश्चन अगर पूछे हैं तो नॉट वाले पूछे हैं, डू नॉट वाले पूछे हैं, ठीक है ना। Which of the following do not lead to internal economies of scale? Speculation of labor, स्पेशलाइजेशन से इंटरनल इकोनॉमी होती है, यूज ऑफ सुपीरियर टेक्निक से इंटरनल इकोनॉमी होती है, यूज से यूसेज होगा इंटरनल इकोनॉमी होगी, सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर, सप्लाई ऑफ स्किल्ड लेबर एक्सटर्नल इकोनॉमी होती है ना। तो क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर हो गया हमारा डी फॉर दिल्ली। 86 में आ जाए, विच ऑफ व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी व्हेन डिमांड इंक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। डिमांड बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है, तो देखो ये तो हमको नहीं पता है कि कितनी क्या बढ़ रही है, लेकिन हाँ इंक्रीज कर रहे हैं, डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, तो प्राइस गिर जाएगा, प्राइस गिर जाएगा, लेकिन क्योंकि कितना हो रहा है ये नहीं पता है इसलिए क्वांटिटी नॉट सर्टेन है, ठीक है। तो 86 का आंसर हो गया सी। 87 में आ जाए हम लोग, 87 क्या कह रहा है, which phase of business cycle is also called downswing? तो which phase of the business cycle is also called downswing? डाउनस्विंग किसे कहते हैं, एक्सपेंशन डाउन थोड़ी होता है, एक्सपेंशन तो अप होता है, कॉन्ट्रैक्शन डाउन होता है, यस, थ्राउ सबसे नीचे होता है, डिप्रेशन नीचे जाने के प्रोसेस को कहते हैं, डाउनस्विंग तो बी हो गया कॉन्ट्रैक्शन, 87 का आंसर हो गया बी। 88 द स्लोप ऑफ एमआर कर्व फॉर अ मोनोपोली फर्म इज, स्लोप ऑफ एमआर कर्व, ठीक है ना, स्लोप ऑफ एमआर कर्व मोनोपोली में इज दैट ऑफ द, अरे भाई हाफ ऑफ द एआर कर्व यार, हाफ, हाफ का the slope of MR curve for a monopoly firm is that of the AR curve. AR average is half of marginal revenue, तो marginal revenue twice हो गया, marginal revenue twice हो गया, average revenue half होता है, ठीक है। किसके लिए पूछ रहे हैं ये, MR के लिए पूछ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया बी, ठीक है। In which phase of business cycle actual demand stagnates, कहां पे जाके डिमांड फिर रुक जाती है, पीक पे जाके रुक जाती है, कहां जाके रुक जाती है, पीक पे जाके रुक जाती है। 90 according to peak modern business activities are based on, modern business activities are based on innovations, according to peak modern business activities are based on, लेकिन modern activities based on innovation तो होती है, लेकिन मिस्टर पीक ने ये नहीं बोला था, ठीक है ना, तो ए आंसर नहीं होगा इसका। प्योरली मॉनेटरी फिनोमिना नो, एंटिसिपेशन एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ बिजनेस कम्युनिटी यस, ये बोला था इन्होंने, ठीक है, तुम्हारा आंसर हो गया सी, फ्लक्चुएशंस इन द आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। 91 which of the following is not an example of leakage from income stream? लीकेज मतलब पैसा कहीं ना कहीं इकोनॉमी से फ्लो होना बंद हो जाता है, लीक करने लगता है, पैसा क्या करने लगता है, लीक करने लग जाता है, तो प्रोग्रेसिव रेट्स ऑफ टैक्सेशन से लीकेज होता है, यस, हाई लिक्विडिटी प्रेफरेंस लीकेज होता है, यस, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट ऑफ द कॉर्पोरेशन लीकेज होता है, नो, डिमांड ऑफ इंपोर्टेड गुड्स से लीकेज हो सकता है, यस, तो इसका मतलब इन्होंने कहा ना विच इज नॉट एन एग्जाम्पल, तो 91 का आंसर हो गया सी। 92 in national accounts which of the following is considered as economic bad, excluded from GDP, ठीक है ना, तो ट्रैफिक कंजेशन यस, वॉलंटियर सर्विसेज नो, इट इज वॉलंटियर सर्विसेज से बैड थोड़ी होता है, गुड होता है,
रेंट फ्रॉम सेल्फ ओन हाउसेज भी गुड होता है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी ओके, ट्रैफिक कंजेशन से गड़बड़ा जाएगा मैटर, इकोनॉमी पीछे चली जाएगी, तो ये इकोनॉमिक बैड है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट, इनमें से which all of the following are included in government final consumption expenditure except consumption expenditure on defense, yes, government expenditure on education, yes, government expenditure on healthcare, yes, government expenditure पेंशन को हम लोग कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं कह रहे, ये तो मतलब एक तरीके की फिलंथ्रॉफी होती है, तो ये दिस इज नॉट अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। 93 ठीक है, वन साइडेड होता है ना। 94 an autonomous increase in imports has dash effect on equilibrium income, an autonomous increase in imports has dash effect on equilibrium income, increase in export autonomous है, will have dash effect on equilibrium, equilibrium income कम हो जाएगी, expand करेगी नहीं नहीं, contract करेगी yes, बैलेंस होगी नो, नो कोई आंसर नहीं है, तो बी आंसर सही हो गया। Which of the following is not listed in a common objective of fiscal policy? Which of the following is not listed? ठीक है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ लिस्टेड होती है, मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी लिस्टेड होती है, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ये फिस्कल पॉलिसी नहीं होती है, फिस्कल पॉलिसी मतलब पैसे से रिलेटेड, ठीक है, तो ए हो गया, बी हो गया, फुल एम्प्लॉयमेंट यस, ये भी हो गया, तो सी आंसर हमारा is not listed in the objective of fiscal policy. Question number 96, who is responsible for determining the inflation target of RBI under the monetary policy framework? में कह रहे हैं the central government in collaboration with RBI, दोनों को ही लेके चलना पड़ेगा ना साथ में बेटा, तभी काम बनेगा, ठीक है। 97, which action does the central bank perform during open market operation? open market operation में central bank अपने ही सिक्योरिटीज को बेचती है, to introduce high powered money in the economy, इंट्रोड्यूस कर रही है तो वापस खरीदेगी तो पैसा देगी, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी तो पैसा देगी, ठीक है ना, उसको पैसा इकोनॉमी में डालना है, टू इंट्रोड्यूस हाई पावर्ड मनी, इकोनॉमी में पैसा कम है, ज्यादा करना है। 98, मनी मल्टीप्लायर would be larger in which of the following scenarios? मनी मल्टीप्लायर किसमें ज्यादा होगा, मनी मल्टीप्लाई करे इकोनॉमी में ज्यादा आ जाए, स्मॉलर एक्सपेंडिचर टू डिपॉजिट रेशियो, इससे नहीं होगा, हायर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, स्मॉलर करेंसी टू एक्सपेंडिचर रेशियो, स्मॉलर करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, हाँ ये ठीक है, जितना ज्यादा करेंसी डिपॉजिट रेशियो कम होगा उतना ज्यादा मनी मल्टीप्लायर हमारा ज्यादा होगा। When RBI uses persuasion to convince banks, सुनो भाई, RBI persuasion यूज कर रही है to convince banks to hold government securities, hold government securities का मतलब क्या हो गया, आपको मेंटली अप एंड डाउन कर रही है, तो इसको मॉरल सुएशन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, मॉरल सुएशन कहते हैं। द ऑप्टिमम एवरेज मनी होल्डिंग is a negative function of which of the following? Optimum average money holding कर रहे हैं is negative function of which of the following? इनकम तो कुछ भी नहीं हुआ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, भाई अगर इंटरेस्ट रेट देखो, इंटरेस्ट रेट अगर डाउन होगा तो लोग पैसा अपने पास ही रखेंगे, बैंक में डिपॉजिट नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, एवरेज होल्डिंग इज अ नेगेटिव फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ यही होगा, इंटरेस्ट रेट कम होगा तो लोग डिपॉजिट नहीं करेंगे, इससे होल्डिंग हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हो गया बी। अब देखिए दोस्तों, हम लोगों ने काफी फास्ट तरीके से अब सारे आंसर्स देखे हैं। आई हैव रश्ड थ्रू मेनी ऑफ द पेजेस एंड क्वेश्चंस, तो आप लोग क्या करिए, एक अंदाजा लगा लीजिए कितने आपके मार्क्स आए हैं। जो हमारे जूनियर्स अब अपकमिंग अटेम्प्ट्स देंगे उनके लिए ये पेपर सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड लक फॉर योर रिजल्ट।